हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वो सारे पॉइंट्स को कवर करना। तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक बातें को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। ये था पहला टर्म जिसे हमें जानना बहुत जरूरी था। अब दो और टर्म है जिसे हमें जानना है। पहला है एटॉमिक मास और दूसरा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? तो हम सभी को मालूम है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ना। उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब तुम सम करते हो और उससे जो आंसर हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है या फिर कितने प्रोटॉन है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है क्या, इसमें हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब जो सबसे पहले क्लासिफाई किए थे उनका नाम था डोमिनर, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते क्योंकि इस लायक है नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे डोमिनर। डोमिनर जिन्होंने क्लासिफाई किया था, डोमिनर एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट को रखा और उस तीनों एलिमेंट को एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में कितने एलिमेंट को रखा? 3 एलिमेंट को रखा। और तीनों एलिमेंट को ऐसा रखा जिससे क्या हो कि उनका जो एटॉमिक मास होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कैसा हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उन्हें उस ग्रुप का नाम दिया ट्रेड्स। और उन्होंने क्या बताया कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को जब तुम मीन निकालते हो तो तुम्हें किसका एटॉमिक मास मिलेगा? बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा। देखो, ही अरेंज द 3 एलिमेंट इन अ ट्रेड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड सो दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट था, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में बीच वाला एलिमेंट कौन है? सोडियम। तो जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू। बाकी जो बचे 2 एलिमेंट है उनके मीन के बराबर। ओके, मूव करते हैं सेकंड साइंटिस्ट के पास। जो देखो, डोमिनेंट ट्रेड्स पेपर में पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। मैं जितने भी टॉपिक्स कराऊंगा वो सच में ये पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं वही सारे टॉपिक्स को आप लोगों को कराने वाला हूँ। हम मूव करते हैं सेकंड साइंटिस्ट के पास जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जिनका नाम था न्यूलैंड। अब न्यूलैंड जो थे रंगीन किस्म के आदमी थे। उन्हें मान ली संगीत या गाना सुनना बहुत पसंद था। अब हुआ क्या, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हम क्या देखेंगे कि न्यूलैंड ने भी जो डॉबिनर ने किया था वही न्यूलैंड ने भी किया। न्यूलैंड ने भी क्या किया कि एटॉमिक मास के अनुसार ही, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसी के अनुसार क्या किया उन्होंने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट को अरेंज किया। और उन्होंने बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया था। उन्होंने ये बताया कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब अगर पहला एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है तो उधर से गिनो, और जो 8वां एलिमेंट होगा वो भी कैसा होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरा हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है तो हाइड्रोजन से गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। ये किसने बताया? न्यूलैंड ने। मतलब उन्होंने क्या किया, ऑक्टेव का मतलब याद रखना, सा रे गा मा पा दा नी, उसके अनुसार इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। अब देखो, जब भी हम सारे गामा गाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, और वापस हम कहाँ पे आते हैं? सा पे आते हैं। मतलब फर्स्ट से शुरू करते वापस कहाँ पे आते हैं? वापस उसी जगह पे आते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि पहला एलिमेंट और पूरा घूमने के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी। अब तुम कहीं से भी पहला एलिमेंट ले सकते हो। अगर मान लो तुम इधर लेते हो बेरिलियम, तुम्हारा पहला एलिमेंट है, तो जो मैग्नीशियम होगा तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी। ये किसने बताया? न्यूलैंड ने बताया। लेकिन जो न्यूलैंड थे इनकी बातें ज्यादा दिन तक चली नहीं। समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि रंगीन किस्म के आदमी थे, ऐसे लोग की बातें ज्यादा दिन तक चलती ही नहीं है। हुआ क्या, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड आ गया। मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे न्यूलैंड का जो ये लॉ है उसको रद्द कर दिया गया। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ ये कि न्यूलैंड के समय पे 56 एलिमेंट का खोज हुआ था। ओके, जब न्यूलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन दिखाया था उस समय कितने एलिमेंट
खोजे हुए थे 56 एलिमेंट, और उन्होंने देखा कि जो मेरा प्रॉपर्टी, जो मतलब न्यूलैंड की जो प्रॉपर्टी थी कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा सिमिलर होगा, लेकिन सिर्फ कहां तक ये हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक, मतलब पहला से लेकर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक की ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है वो क्या फॉलो था, मतलब सही था। लेकिन जैसे इसके आगे वाले एलिमेंट की तरफ हम बढ़े तो जो लॉ था धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, मतलब गलत साबित होने लगा, मतलब सही नहीं था। और इन्होंने क्या किया, कहीं कहीं देखो तुम्हें दिख रहा होगा, एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट को इन्होंने रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल। और हमें मालूम है कि कोबाल्ट और निकल दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, डिफरेंट होगी, क्योंकि दो अलग एलिमेंट है यार। अगर दोनों सेम होते तो क्या जरूरत था दो नाम रखने का, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन फिर भी इनको दोनों एक ही बॉक्स में रखा गया है, ये भी उनकी गलती थी। और क्या गलती थी, तो हम सभी को मालूम है ऑक्सीजन सल्फर एक नॉन मेटल है और आयरन एक मेटल है, लेकिन फिर भी इन लोग को एक ही बॉक्स में रखा गया, एक ही टेबल में रखा गया, समझ में आ रहा है, एक ही ग्रुप में रखा गया, तो ये तो रॉन्ग है। तो ये भी क्या था, उनकी गलती थी, इसलिए उसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सारे नोट्स है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ये नोट्स लिख सकते हो, एक तरह के क्वेश्चन आंसर ही है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये लिख दो, पेपर में आया लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ये लिख दो, मतलब ये सारे क्या नोट्स है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंडलिव बाबा, दाढ़ी मूछ, उस समय ऐसा लगता है सनून था ही नहीं, देख लो दाढ़ी, कोई बात नहीं मत देखो, पहले पेपर का देखो। मैंडलिव जो थे उन्होंने सेम जो हमारे प्रीवियस दो साइंटिस्ट थे डॉबिनर और न्यूलैंड, उनके जैसा ही काम किया। इन्होंने भी जो एलिमेंट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज किया, लेकिन एक फर्क है इनके अंदर कि जो इनका जो टेबल है ये सक्सेस हुआ, इनका जो क्लासिफिकेशन है ये सक्सेस क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हीं के क्लासिफिकेशन से आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। बस इनकी थोड़ी बहुत गलतियां थी जिसको हटाया गया और सही कर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं। जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं वो कराने जा रहा हूँ। जो 101% पेपर में पूछा जाता है वो है मेरिट और डीमेरिट। हम पहले मेरिट करेंगे, उसके बाद डीमेरिट करेंगे। मेरिट क्या है, मेरिट मतलब क्या एडवांटेज था, क्या विशेषता था मेंडली पीरियोडिक टेबल का। तो याद रखना, मेंडली जो थे वो पहले ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सक्सेसफुली एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, और उन्होंने अपने टेबल में कुछ वैकेंट प्लेस भी छोड़े थे। वैकेंट प्लेस मतलब खाली जगह। क्यों, क्योंकि मेंडलीव के समय तक 63 एलिमेंट को खोजा गया, मतलब खोजा जा चुका था। लेकिन 63 एलिमेंट को खोजने के बाद मेंडलीव ने सोचा क्या मालूम आगे चल के और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिनका एटॉमिक मास जो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किया उसके अंदर आता हो। जैसे कि मान लो हमने दो एलिमेंट को खोजा, पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 10 और दूसरा एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास कितना है 20, यही दो एलिमेंट मिले। तो इतना तो उन्होंने सोचा कि क्या मालूम आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिसका एटॉमिक मास 11 हो, 12 हो, 13 हो। तो ये सोच के उन्होंने अपने पीरियोडिक, ये मेरा समझाने का तरीका है, तो ये मत सोचना कि 11, 12, 13 होगा। तो उसी अनुसार इन्होंने कुछ खाली जगह छोड़े, जो तुम्हें पर्पल करके दिख रहे हैं ये मेंडलीव के समय नहीं थे, इस सब जगह पे खाली खाली जगह था। आगे चल के जब एलिमेंट मिले तो उन जगहों पे भर दिया गया, समझ में आ रहा है। तो ये जो सिर्फ येलो पार्ट दिख रहा है यही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। ओके, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट नहीं खोजे गए थे या फिर आगे चल के आने वाले थे, मेंडलीव बहुत होशियार आदमी था, दाढ़ी मूंछ ऐसे नहीं बढ़ाया था, उन्होंने बहुत सारे वैकेंट प्लेस भी छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। Menlu predicted property of this element even before they discovered which they later found to be correct. Menlu ने कुछ ऐसे भी एलिमेंट, अब देखो खाली जगह तो छोड़ा ही छोड़ा था बंदा, लेकिन और क्या किया था, खाली जगह छोड़ने के बाद देखो खाली जगह तो छोड़ा ही है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे भी एलिमेंट जिसको प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा इसके बाद जिसका जो प्रॉपर्टी होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा बता दिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं इक्का अल्यूमिनियम, जिसका जो उस समय था ही नहीं, उस समय इसका अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन फिर भी जो मेंडलीव थे उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि आगे चल के एक इक्का एल्यूमिनियम आएगा, इक्का बोरोन आएगा और इक्का सिलिकॉन आएगा, और सच में आगे चल के उसका इक्का एल्यूमिनियम का नाम पड़ गया गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, इन सब का नाम ऐसा पड़ गया। जबकि ये सच में जैसे जैसा उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उसका एटॉमिक मास इतना होगा, उसी के लगभग आया सब कुछ। मतलब उन्होंने पहले ही, खोज होने से पहले क्या कर दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था। और फोर्थ, व्हेन नोबेल गैस वे नॉट, मतलब उनके टाइम पे नोबेल गैस था ही नहीं, डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़े थे
कि क्या मालूम आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। हम सभी को मालूम है नोबल गैस का मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और आगे चल के अगर ऐसे एलिमेंट मिलते हैं तो उसको रखने में हमारे पीरियोडिक टेबल में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक कॉलम था जिसे खाली करके रखा था कि अगर आगे चल के ऐसा कोई एलिमेंट आता है उस जगह पे उसको रख देंगे। जैसे तुम्हें दिख रहा है ये पूरा जो एक कॉलम है पूरा खाली था। ओके, आगे मतलब इस समय क्या किया गया, इस जगह पे ये भर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, खाली जगह थे और ये इसीलिए रखे गए थे कि अगर आगे चल के एलिमेंट मिलता है तो उस जगह पे क्या कर दिया जाएगा, उसको फिलअप कर दिया जाएगा विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ द टेबल अदर बॉक्सेस। ओके, तो ये था मेरिट ऑफ मैंडी पीरियोडिक टेबल। देखो कितना होशियार बंदा था वो, पहले ही वैकेंट प्लेस छोड़ के रखा था कि क्या मालूम आगे चल के कोई एलिमेंट मिले। उन्होंने वैकेंट प्लेस तो छोड़ा ही था और उस वैकेंट प्लेस पे कौन से एलिमेंट आ सकते उसको भी प्रिडिक्ट कर दिया था। और नोबल गैस भी उन्होंने नोबल गैस के लिए भी जगह छोड़ के रखे थे कि आगे चल के अगर मिलेगा तो उस जगह पे फिलअप कर दिया जाएगा। मूव करते हैं डीमेरिट की तरफ। अब डीमेरिट क्या है, अब ये बूढ़ो कुछ गलती भी कर दिए थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी सॉरी, मैनली कुछ गलती भी कर दिए थे। उन्होंने क्या किया, नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उन्होंने कोई फिक्स पोजीशन दिया ही नहीं, उसको कभी इधर कभी उधर भेजा। उन्होंने वो कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को रखूं किस में, अल्काइल मेटल में कि हाइड्रोजन में। वो कंफ्यूज थे क्योंकि हाइड्रोजन अल्काइल मेटल जैसा बिहेव कर दिखा रहा था और हाइड्रोजन जैसा भी बिहेव कर रहा था, तो उनको उनको सूझा ही नहीं कि किस में रखना चाहिए। पहली गलती उनकी ये थी। दूसरी ये गलती थी कि हमें मालूम है आइसोटोप, हाँ एक पॉइंट और देख बता देता हूँ मैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कार्बन कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 और 6। लेकिन कार्बन के कुछ ऐसे भी आइसोटॉप से जो पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में, जिसका 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, मतलब मास इंक्रीज होता है। ओके, मतलब इंक्रीजमेंट में मास दिखाई देगा। तो उनको लगा कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है और दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया, जबकि आइसोटॉप का केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या थी कि जो मैंडलीव थे वो किस बिहेव पे अरेंज कर रहे थे एलिमेंट को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये बात किसकी थी, मैंडलीव की थी। लेकिन उन्होंने ही गलती कर दिया, कहीं कहीं उन्होंने ऐसी गलती की कि जो लोअर एटॉमिक मास था, मतलब हायर एटॉमिक मास था, उसको पहले रख दिया और लोअर एटॉमिक मास को बाद में रखा। जैसे कि कोबाल्ट और निकल को देखा जाए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है, 58.93, और निकल का एटॉमिक मास कितना है, 58.71। लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया गया और निकल को बाद में रखा, तो ये गलती है। होना कैसे चाहिए, निकल आगे होना चाहिए, कोबाल्ट मतलब निकल कैसा होना चाहिए, पीछे, और कोबाल्ट आगे होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास होता। लेकिन ऐसा उनके टेबल में नहीं देखने मिला। चौथा है, कहीं 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 जगह पर ऐसा नहीं देखने मिला, सम एलिमेंट प्लेस इन सम सब ग्रुप हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट को रख दिया, जैसे कि अगर एक उन्होंने ग्रुप बनाया था, ऐसा कॉलम कॉलम में ग्रुप था, हमने पढ़ा होगा कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं। तो उन्होंने कॉलम में क्या किया, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स को रख दिया जिसकी प्रॉपर्टी उस कॉलम में बाकी एलिमेंट से मिलती जुलती नहीं थी। जैसे कि हाइड्रोजन हमें मालूम है, हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन इस नॉन मेटल के साथ किसको रख दिया गया, मैग्नीज को, जबकि ये क्या है, मेटल है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है नहीं, फिर भी इसको एक कॉलम में रख दिया गया। ये उनकी थी चौथी डीमेरिट्स, चौथी गलती। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किसने किया, मतलब किसने बताया, हेनरी मोसले ने। अब बाकी जितने भी प्रीवियस साइंटिस्ट थे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट को डिस्कवर किया था, अरे मतलब अरेंज किया था। लेकिन ये जो थे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बिहेव पे एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया। अब मैं आपको बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन पेपर में पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये पेपर में पूछा जाता है और ये फिक्स है, आईएमपी है। देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हमने पढ़ा कि इसमें जो एलिमेंट है किस कैसे अरेंज हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने अपने टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाया, जो तुम्हें दिख रहा होगा इधर, 1 2 3 4 5 6, और एक नीचे भी है, लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, और उसका नाम क्या, मतलब 1 to 7। और उन्होंने देयर 18 वर्टिकल कॉलम बनाया, कॉल्ड ग्रुप। उन्होंने ऐसा 18, 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके, जो तुम्हें दिख रहा होगा ये एरो, ऐसा उन्होंने क्या बनाया, कॉलम बनाया, जो कहाँ से था, 1 से लेकर 18 तक था। मतलब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में
7 पीरियड्स बनाए 1 to 7, 18 ग्रुप्स बनाए 1 to 18. द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स, और ऐसे अरेंज किए जिससे इधर 118 बॉक्स बने. द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियली मतलब 118 बॉक्स बने, याद रखना. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे. द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक. अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे उनको 4 ब्लॉक में बांटा गया. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. द ग्रुप 1 to 2 टुगेदर विद हाइड्रोजन फॉर्म द एस ब्लॉक एलिमेंट. जो एस ब्लॉक एलिमेंट था उसमें कितने ग्रुप थे? पहला और दूसरा. जो हमारा पी ब्लॉक था उसमें कितने ग्रुप थे? 13 to 18, 13 to 18. और जो हमारा डी ब्लॉक था उसमें ग्रुप कहां से कहां तक थे? 3 to 12, जो आप लोगों को दिख रहा होगा. और ग्रुप एफ में, अरे सॉरी, एफ ब्लॉक में कोई ग्रुप थे नहीं. इसको 2 सीरीज में बांटा गया, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज. लेकिन याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है तो तुम क्या बोलोगे? थर्ड ग्रुप से. देखो यही जो खाली जगह दिख रहे हैं, ये एल ए यहाँ का है और ये ए सी नीचे वाले की जगह का है. तो याद रखना, वापस से हम बता रहे हैं कि जो लेंथेनाइट, देखो वापस से, कि जो लेंथेनाइट सीरीज है, अगर इसका कोई बोलेगा पीरियड कौन सा है तो ये मत बोला कि नीचे तो पीरियड नहीं है इसका. इसका पीरियड कौन सा होगा? 6. एक्टेनाइट सीरीज जो दिख रहा है इसका पीरियड क्या होगा? 7, लेकिन इसका ग्रुप क्या होगा? थर्ड. ओके, तो वापस देख लो. एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 1 to 2. डी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 3 to 12. पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 13 to 18. और एफ ब्लॉक जो बॉटम है, मतलब नीचे है पीरियोडिक टेबल के, उसको 2 सीरीज में बांटा गया, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज. मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. S block element have 1 or 2 electron in the outermost shell. This element of S block except hydrogen all are all metals. हाइड्रोजन को छोड़कर इधर जितने भी दिख रहे हैं S ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल्स है, और इनको क्या बोलते हैं? अल्काइल मेटल्स. P ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक एलिमेंट है 3 to 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल. इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है. और इस ब्लॉक में, P ब्लॉक में मेटल्स भी है. देखो ये मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, ये बीच वाला मेटलॉइड्स है, और इधर क्या है? नॉन मेटल्स भी है. मतलब एस ब्लॉक में सब क्या है? मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. अब पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों है. द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. जो डी ब्लॉक है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. ओके, और अभी हमने देख लिया कि जो जिग जैग लाइन दिख रहा है किसमें? पी ब्लॉक में. ये क्या है? जिग जैग लाइन जो दिख रहा है तुम्हें, जो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है? मेटलॉइड है. ओके, मेटलॉइड मालूम होगा आप लोग को, जो कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है. आगे चलते हैं. अब आता है वैलेंसी. ओके, वैलेंसी क्या होता है? द वैलेंसी का मतलब देखो ध्यान से, पहले वैलेंसी पढ़ाने से पहले मैं वैलेंस सेल के बारे में बता देता हूँ. वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल का मतलब होता है लास्ट वाला सेल. इस लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल. वैलेंसी कैसे डिटरमाइन किया जाता है? कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उससे हम वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर वैलेंस लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है. लेकिन अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में, लास्ट वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको 8 से माइनस करो, तुम्हारी वैलेंसी मिल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281. क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 1. इसका वैलेंसी कितना होगा? 1. अगर बात किया जाए क्लोरीन की, इसके लास्ट में कितने पाए जा रहे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब मैंने बोला अगर 5 से ज्यादा होगा तो 8 से माइनस कर देने का, तो 8 में से 7 का कितना बचेगा? 1. तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1. ओके, मूव करते हैं. जो जो पेपर में आ सकते हैं वो सारे टॉपिक्स को मैं करा रहा हूँ. एटॉमिक साइज वेरी 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 वेरी, और भी कुछ वेरी होगा, लगा दो, इतना IMP है. इसमें गिव रीजंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक टाइप पूछे जाएंगे, ये सारी चीज पूछे जा सकते हैं. एटॉमिक साइज क्या होता है? द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस. एटॉमिक साइज इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट आउटरमोस्ट सेल. देखो एटॉमिक साइज होता क्या है? अगर मान लो ये एटम है, ये एटम है, ठीक, तो उसके न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक जितना
रेडियस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा एटॉमिक साइज। समझ में आ रहा है? ओके। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस को किस में नापा जाता है, पिकोमीटर या फिर नैनोमीटर में। याद रखना एक पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। अब यहाँ से जो मैं ये दो पॉइंट्स कराने वाला हूँ, जो ये है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या है। While going down a group, the atomic size goes increasing. ग्रुप कहाँ होता है, ये ग्रुप है, समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे वाला ग्रुप है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ये क्या है, ग्रुप है। क्या बोल रहा है कि जब तुम डाउन अ ग्रुप जाते हो, जब तुम ग्रुप से नीचे उतरते हो, जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे आते जाते हो, टॉप टू बटम आते हो, तो तुम्हें क्या दिखता है कि एटॉमिक साइज जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम टॉप टू बटम आते हैं तो नए नए सेल ऐड होते रहते हैं, नए नए सेल ऐड होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसकी साइज बढ़ती जाती है। जैसे क्या है, अब ये एक सेल है, उसके बाद एक नया सेल आएगा, ऐसे नए नए सेल क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। अगर वही देखा जाए, आगे देखा लिखा है, therefore the distance between the outermost electron and nucleus goes on increasing as a result atomic size increasing। हो क्या रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है, और जिससे क्या होगा, इसकी साइज बढ़ते जाएगी। अब देखो सेकंड पॉइंट जिसको मैंने बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, while going from left to right with a period atomic radius goes on decreasing and atomic number increase one by one, that mean positive charge on nucleus increase by 1 unit at a time। बोलने का मतलब क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो होता क्या है कि सेल तो वही रहता है, सेल वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो याद रखना कि एटॉमिक साइज बढ़ता कैसे है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, और घटता कैसे है, लेफ्ट टू राइट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट, जो भी वीआईएमपी है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हें मालूम होगा, मेटल किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, डोनेट करता है। नॉन मेटल किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेता है। ये समझ में आया। अब ये एक और दो की पॉइंट है, वो देख लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे बोलते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, से मेटल जैसा ही। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे बोलते हैं, एक ऐसी ताकत जिसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स है। While going downward in any group, the electropositivity of element goes on increasing। जैसे जैसे हम अच्छा ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप से नीचे आते जाते हैं, तो क्या देखते हैं हम, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो याद रखना, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा, कब, टॉप टू बॉटम, और हमेशा घटेगा कब, लेफ्ट टू राइट। लेकिन एटॉमिक जो साइज है, वो जब तुम राइट, देखो लेफ्ट से जब राइट जा रहे हो तो घट रहा है, मतलब जब तुम राइट से लेफ्ट आओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर दोनों एक साइड में बढ़ते हैं और एक साइड में घटते हैं। जैसे कि अगर मैं टॉप टू बॉटम में बात करूं, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट करूं, बात करूं, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा, और एटॉमिक साइज भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर वही चीज मैं राइट टू लेफ्ट अगर बोलता हूं, तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो ये हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स है जो आईएमपी है, मैं करा देता हूँ एक बार फटाफट, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम और फास्फोरस, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो तीसरे पीरियड में बिलोंग करता होगा। तो याद रखना, जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 सेल आते हो, 3 सेल मतलब क्या, देखो इसमें 2 है, 8 है, 4 है, कितने हैं, 3 है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और इसने पूछा कौन इसमें से पीरियड 3 में आता है। तो जिसके भी 3 सेल होंगे, वो कौन से पीरियड में आएगा, तीसरे सेल में आएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि सिलिकॉन, सोडियम और फास्फोरस ये कहाँ बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स दिए और पूछे कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड्स में आएगा, तो मतलब जैसे बोल दिया कि थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो देखने का उसके कितने नंबर ऑफ सेल है। अगर 3 नंबर ऑफ सेल है तो 3 पीरियड में आएगा, 4 नंबर ऑफ सेल है तो चौथे पीरियड में आएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सेल है, 3 3 3, इसलिए जो
फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, जो सिलिकॉन हो गया, वो कौन से पीरियड में आएगा? तीसरे पीरियड में। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, बेरिलियम, आर्गन, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड ग्रुप में आएगा? ओके, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड ग्रुप में आएगा, ये पूछा है। तो हमेशा याद रखना, जिस जिस एलिमेंट के लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वही ग्रुप 2 में आ सकता है। कि हमने पढ़ा कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ग्रुप 2 में कौन आएंगे जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो पीरियड में कैसे पहचानोगे कि कितने उसके नंबर ऑफ सेल है? हो गया। ग्रुप कैसे पहचानोगे? उसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 और 2 है, मतलब कौन से ग्रुप में आएगा? दूसरे ग्रुप में आएगा। अब इसमें ध्यान से देखना, जो तुम्हारा सी क्वेश्चन, उसमें क्या है? तीसरा वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन और एल्यूमिनियम, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग दिस? इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पहचानते कैसे हैं? तो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे पहचानते हैं जिस इलेक्ट्रॉन को सबसे बोल सकते हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, सबसे कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, चाहिए होगा। याद रखना, जिस भी एलिमेंट को सबसे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 3। वही अगर कार्बन की बात करूं तो कितना चाहिए? 4, राइट। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना चाहिए? 2। बोरोन की बात करूं तो कितना चाहिए? देख लो खुद ही, 5। और एल्यूमिनियम की बात करूं तो कितना चाहिए? 5। तो कौन है इसमें जिसको सबसे कम चाहिए? वो है ऑक्सीजन। इसको 2 ही चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन सबसे उत्सुक होगा, अरे भाई मुझे मिल जाए फटक से? जल्दी किसे मिल सकता है? ऑक्सीजन को मिल सकता है। मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब इधर देखो, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन और एल्यूमिनियम, इनसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होगा? अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसे बोलते हैं? जो जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन हो, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। याद रखना, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव। और इनमें से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता था? ऑक्सीजन। अब इनमें से पहचानना है कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है। तो याद रखना, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा उसके लास्ट में। अब यहाँ 2 है, राइट, यहाँ 4 है, ओके, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। हम सभी को मालूम सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है लास्ट में? इसके पास 2। लेकिन ये तो मैटर करता ही करता है, एक और चीज मैटर करता है, लास्ट में कम इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। और अगर सेल भी बढ़ा रहे तो और अच्छी बात रहेगी। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा सेल किसका दिख रहा है? एल्यूमिनियम का। इसमें कितने सेल है? 3 सेल। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 3। अगर 3 सेल है मतलब क्या? न्यूक्लियस और लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उनकी दूरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर दूरी बढ़ जाएगी तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से निकल सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन होगा? एल्यूमिनियम। मूव करते हैं नेक्स्ट में। चौथा, हमारा 5वां क्वेश्चन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन, एल्यूमिनियम, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? समझ में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव अभी हमने बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके ओके, रिपीट है क्या? कोई बात नहीं। अच्छा, आ जाओ 5वें क्वेश्चन में। सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एटम कौन सा होगा? मतलब इसमें एटॉमिक साइज की बात की है। तो याद रखना, एटॉमिक साइज उसी की बड़ी होगी जिसके पास सबसे कम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा उसके लास्ट के ऑर्बिट में। तो देखो, तीनों में नंबर ऑफ सेल तो फिक्स है, 3 है, 3 है। लेकिन सबसे कम लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसका है? सोडियम का। मतलब क्या? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही कम होगा ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो ज्यादा पास में नहीं आएंगे, थोड़ा दूर में रहेंगे, और जिससे क्या होगा? उसका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। बात करते हैं कैल्शियम, अरे क्या ये, सॉरी पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वो होगा जिसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो और ऑर्बिट क्या हो? कम भी हो। याद रखना, जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा, जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा और जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों के लास्ट में 1 1 आता है। लेकिन सोडियम का और कितने ऑर्बिट है? 3। और पोटेशियम कितने कितने ऑर्बिट होते हैं? 4। तो कौन बड़ा होगा उसमें? पोटेशियम बड़ा होगा। अगर वही बात करूं स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज ही होता है। तो याद रखना, जिसमें सबसे कम ऑर्बिट भी हो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो, कहा? लास्ट में।
तो सबसे कम ऑर्बिट किसका है, लिथियम का और बेरिलियम का। और लेकिन दोनों में ज्यादा किसका है लास्ट में, इसके पास 2 इसके पास 1 है, मतलब बड़ा कौन होगा, बेरिलियम। अरे छोटा कौन होगा, बेरिलियम। अब लास्ट है तुम्हारा, इनमें से कौन हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है। हाईएस्ट मेटेलिक मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी मैंने बताया जिसके पास सबसे कम, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब ध्यान देखो, इसके पास 3 है लास्ट में, इसके पास 4 है, लास्ट में 1 है, 2 है और 6 है। तो कौन आसानी से डोनेट कर सकता है, तो ये 1 और आसानी से डोनेट कर सकता है। इसलिए जो सोडियम होगा कैसा होगा, हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग दिस वीडियो। और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझा होगा, मैं सारे आईएमपी टॉपिक्स ही कराया हूँ। अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पूरे पीरियोडिक टेबल में, या देखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, 118 बॉक्सेस, मतलब 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा। अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं उस कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा, और जिसका सच में आंसर राइट होगा उसको मैं टैग करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जो होगा तुम्हारा 3rd चैप्टर। छोटी के अभी सारे राज अभी खोलना सही नहीं है, कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय।